अक्षांश और देशांतर। सौर मंडल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास को देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर की क्लास। क्या है ये? असल में जब हम पृथ्वी के प्रतिरूप, एक भौतिक अवस्था में किसी रूप में हम पृथ्वी के प्रतिरूप को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लोब। और ग्लोब पर ही हमारे अक्षांश और देशांतर निर्मित होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और हम हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक पर। अक्षांश और देशांतर पर समझें आप, ये क्या है। जब हम अक्षांश और देशांतर को बच्चे समझ रहे हैं, असल में ये कुछ कृत्रिम रेखाएं हैं, वे कृत्रिम रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर निर्मित की गई हैं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, ये कृत्रिम रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर, पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर निर्मित की गई हैं। तो इसको समझें, अगर हम किसी भी स्थान, जगह, किसी की स्थिति को जानने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु, दो अक्ष लेते हैं, या द्विविमीय घटना को हम समझते हैं। तो इन दो विमाओं को ही हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। असल में अक्षांश और देशांतर एक कृत्रिम रेखाएं हैं, एक आभासी रेखाएं हैं। ये एक आभासी रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर निर्मित हैं, जो कि ग्लोब पर निर्मित हैं। एक आभासी रेखाएं जो ग्लोब पर निर्मित हैं। इस ग्लोब को अगर हम देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ समानांतर रेखाएं हैं और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। इन समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन समानांतर रेखाओं को ही हम कहते हैं अक्षांश, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं देशांतर। तो हमने क्या देखा अभी? हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इस प्रतिरूप को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये है एक ग्लोब। इस ग्लोब पर किसी स्थान को देखने के लिए, किसी स्थान विशेष को आकलन करने के लिए, को जानने के लिए, को समझने के लिए, उसकी अवस्थिति को जानने के लिए, अगर हम समझें तो हम उसको कह सकते हैं कि उसकी अवस्थिति को समझने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अक्षांश और देशांतर। ठीक है? अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं और देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जिनकी अपनी कुछ शर्तें हैं, जिनके अपने कुछ नियम हैं, जिनके अपने कुछ घटनाएं हैं, अपने कुछ नियम हैं। वो क्या हैं? जब हम अक्षांशों को देख रहे हैं तो अक्षांश कैसे हैं? अक्षांश असल में ये ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में विभक्त करता है, दो भागों में विभक्त कर रहा है, जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहे हैं। ये दो भागों में विभक्त कर रहा है। ठीक है? अगर यहां पर देख रहे हैं
तो बिल्कुल दो भागों में विभक्त किया। पहला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तर दिशा में है, इसी को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण दिशा में है उसी को हम कहेंगे दक्षिण गोलार्ध। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उत्तर की तरफ उत्तर गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिण गोलार्ध। तो देशांतर क्या है? देशांतर को अगर हम समझे तो ये भी दो भागों में बांट रहा है, लेकिन ये किसमें बांट रहा है? ये पूर्व और पश्चिम में बांट रहा है। ये पूर्व और पश्चिम दिशा में किस ग्लोब को विभाजित कर रहा है? पृथ्वी के प्रतिरूप को विभाजित कर रहा है पूर्व और पश्चिम दिशा में। तो जब पूर्व और पश्चिम दिशा में देखा तो इसी को हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसी को हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर रेखाओं की अपनी एक कुछ कहानी है और अक्षांशीय रेखाओं के अपने कुछ नियम और शर्त हैं, कुछ कहानियां हैं। उसको अगर हम देखें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की आकृति होती है, पृथ्वी की एक विशेष आकृति है, इसको आप कहते हो कि ये भूआब है। इसको आगे वाली क्लासेस में उसको समझेंगे ऐसा क्यों है। ये जो भूआब की घटना हो रही है, ये जो अवस्थिति है, ये पृथ्वी को एक विशेष आकृति प्रदान करती है जो किसी और दूसरी ज्यामितीय आकृति से भिन्न है। किसी और ज्योमेट्रिक या जो हमारी ज्यामितीय आकृति है, ये ना तो गोल है, ना ये वृत्ताकार है, ना ये दीर्घ वृत्ताकार है, ना ये आयताकार है, ना त्रिभुजाकार है, ये भूआब है। इसी को हम एक और नाम देते हैं, ये क्या? ये जियोइड है। जियोइड का मतलब हो गया GEOID। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है पृथ्वी को, जियो को हम कहते हैं पृथ्वी और आईडी को कहते हैं पहचान। पृथ्वी की एक विशेष पहचान जिसमें वो ध्रुवों पर चिपटा हुआ और विषुवत रेखा पर फैला हुआ है, मध्य से थोड़ा सा फैला हुआ है और ध्रुवों पर थोड़ा सा चिपटा हुआ है। इसका जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, वो हम समझेंगे अभी कि जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो इस कारण से ऐसा हो रहा है कि कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से जो बीच में पोर्शन है वो फैल जा रहा है और ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा सपाट हो जा रहा है। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं कि ये बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव निश्चित करता है। ठीक है, इसी को, इन बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास अक्षांश और देशांतर है। जब हम अक्षांश और देशांतर को समझें, या केवल पहले अक्षांश को समझें अगर हम, तो अक्षांश क्या कहता है? ये असल में कोणीय दूरी है। पृथ्वी के मध्य से एक कोणीय दूरी है। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच में हमने एक आधार रेखा खींची, इसको हमने बोला कि ये भाई शून्य है, ये बीचों बीच का पोजीशन है और ये शून्य है। तो शून्य है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसी से हमने कोई एक कोण लिया जिसको हमने कहा कि ये एक कोण है अल्फा कोण, और दूसरा कोण जो है वो दूसरा कोण भी अल्फा कोण है, दोनों बराबर कोण लिए और इन दोनों कोणों को आपस में जो हमने जोड़ा तो ये क्या बना? ये हमारा बना अल्फा डिग्री का कोण। इसी प्रकार हमने सभी रेखाओं को, सभी अक्षांशों को हमने एक एक कोण पर अलग किया, तो ये शुरू हुआ 1 से और पहुंचा कहां तक? 90 डिग्री में। असल में ये 90 नहीं होकर ये 180 होता है और नीचे की तरफ भी 180 होता है, लेकिन यहां पर जब हम क्षैतिज अवस्था में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और क्षैतिज अवस्था में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें अंतिम बिंदु 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर हम इसको 2 बराबर भागों में बांटें तो असल में ये 90 नहीं है, ये 90 इधर है और 90 इधर है, उसी तरह से 90 इधर है, 90 इधर है। मतलब इसमें अगर हम चतुष्फलकीय संरचना देखें, चतुष्फलकीय संरचना में यहां पर हमको 180 डिग्री, ना 90 90 90 90, कुल एक वृत्त का
भाग जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री मिलना चाहिए, 180 उत्तर की तरफ और 180 दक्षिण की तरफ। लेकिन कब? जब हमने समानांतर रेखा न करके, हमने क्षैतिज ना करके एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 90 90 90 और 90, वरना 100, वरना केवल 90 ऊपर और 90 नीचे। तो ये क्या करता है? ये जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? जो समानांतर रेखाएं खींची जा रही हैं बच्चा, जो समानांतर रेखाएं हैं, इसी को हम कहते हैं, ये हैं अक्षांश। और इसी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं क्या? ये है देशांतर। समझ पा रहे हैं एवरीवन? क्लियर है ना सभी लोग? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये इसकी एक विशेष आकृति है, जिसमें पृथ्वी, जिसमें विषुवत रेखा की तरफ ये थोड़ा सा विस्तृत है और ध्रुवों की तरफ थोड़ा सा चपटा हुआ है। ऐसा कारण क्यों हो रहा है, इसको हम आगे की क्लास में समझेंगे कि ऐसा कारण क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं बताने चलूं आपको, ये क्लास 4 बजे की है, जो कि आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग फॉर्म में, और हम लोग फिर मिलेंगे 9:30 बजे लाइव। ये सभी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम आईडी आपको मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आपको हमारी टेलीग्राम आईडी अभिषेक, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपको, आप सीधे, पेमेंट आईडी नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पेमेंट आईडी नहीं है, ये गूगल पे आईडी नहीं है, ये टेलीग्राम आईडी है। आप सीधे मेरे चैनल पर जाकर क्लिक करेंगे और ये वहां पर आपको आपकी उपस्थिति मिल जाएगी। ठीक है? तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो रेखाएं दोनों ध्रुवों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये क्या करती हैं? असल में ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। ठीक है? उसी प्रकार जब हम किसी रेखा को उत्तर और दक्षिणी में कर रहे हैं, उत्तर और दक्षिण में इसको खींच रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा में खींच रहे हैं, तो यह बनाता है पश्चिमी गोलार्ध और यह है पूर्वी गोलार्ध। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर हम दिशाओं के बारे में समझें तो आपके ऊपर जो है वो है उत्तर, नीचे है दक्षिण, आपका जो दायां भाग है वहां पर है पूर्व और ये है पश्चिम। यहीं पर समझिएगा। तो ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में इसको विभाजित कर रहा है, अर्धवृत्त बनाता है। ठीक है? इन्हीं 2 बिंदुओं से या इन्हीं 2 रेखाओं की वजह से आप किसी भी व्यक्ति विशेष स्थान की अवस्थिति का या किसी भी स्थान की स्थिति को आप ज्ञात कर सकते हैं, उसकी स्थितियों को आप बराबर जान सकते हैं सभी लोग। ठीक है ना? और ये विषुवत रेखा जो है, जिसको हम 0 डिग्री रेखा भी कह रहे हैं, जो विषुवत रेखा दिख रही है आपको, 0 डिग्री अक्षांश है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच में है, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ध्यान से समझिएगा, अक्षांश और देशांतर आगे की क्लास में जब हम आपको जलवायु के बारे में बताएंगे, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ठीक है? उत्तर और दक्षिण दिशा में जब हम विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं, इसकी एक कोणीय दूरी बनाता है, जिसको हम एंगुलर डिस्टेंस कह रहे हैं, जिसको मैंने बताया अभी आपके, हम अल्फा डिग्री दोनों तरफ खींच लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कि वो है हमारा कोणीय दूरी। ठीक है? अब अगर हम देखें तो इसको हम अंशों में नापते हैं, और एक अंश बराबर जो है उसको हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको हम 1 मिनट कहते हैं। मतलब 1 डिग्री बराबर 1 मिनट।
ये जो सिंगल डॉट लगाया है इसको हम कहते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, राइट। और इसी को हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक इकाई को हम 1 मिनट कहते हैं। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। अब इसी में हम देखें तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। इसी को हम पुनः 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक इकाई को 1 सेकेंड कहते हैं, 60 सेकेंड कहते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड और 1 मिनट बराबर 60 मिनट और 1 बराबर, ठीक है। तो हम यहां पर अगर सीधे समझें तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सीधे बोलेंगे आप 1 डिग्री बराबर 1 मिनट में 60 और इंटू 60। यस और नो, ये है आपका 1 डिग्री का, ठीक है ना। अगर यहां पर देखें तो ये क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल। और ये दोनों ध्रुवों को बराबर दूरी पर काट रहा है, जो परिधि का एक चौथाई भाग है। 360 का तो चौथाई भाग था ना, यस और नो। 360 का एक चौथाई भाग है 90 का, तो इस 360 का एक चौथाई भाग है, ये 90 डिग्री जो है ये इसका एक चौथाई भाग है, 360 का एक चौथाई भाग है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव में फिर 90 डिग्री, दोनों जगहों पर 90-90 डिग्री हमको मिलता है। जो 90 डिग्री अलावा अक्षांश है उसको हम अक्षांश ना कहकर वो बिंदु हो जाता है, लेकिन वास्तविक चीज में उसको हम अक्षांश मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो बिंदु है। जैसे जैसे हम अक्षांशों में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की तरफ बढ़ते हैं, उसकी लंबाई घटती है। मैंने क्या बोला कि अक्षांश बढ़ने पर, अक्षांश को बढ़ाने पर लंबाई में गिरावट होती है। अक्षांश बढ़ाएंगे तो अक्षांशों की लंबाई में कमी होगी हर बार। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 111 डिग्री, 111 मतलब एक अक्षांश के बीच में लगभग 111 डिग्री किलोमीटर का डिफरेंस मिलता है। इसी को हम समानांतर रेखा भी कहते हैं। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते 90 पर जाएं उत्तर और 90 पर जाएं दक्षिण पर, तो हर बार लंबाई कम हो जाएगी। 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते लंबाई कम होकर एक बिंदु हो गया है, और उसी तरह से नीचे भी आकर वो एक बिंदु हो जाता है, ठीक है ना। तो देखें, अगर हम इसमें हम यहां पर कुछ भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। कर्क रेखा को हम समझें तो उत्तर डिग्री में हमें मिलता है कर्क रेखा 23.5। ये प्रमुख रूप से कुछ विभाजन है जो प्रमुख विभाजन हम कहते हैं। 23.5 उत्तर दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में हमको मिलती है मकर रेखा। उसी प्रकार 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक हमको मिलता है आर्कटिक वृत्त, और उसी प्रकार 23.5 से 66.5 पे हमको मिलता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त 23.5 से 66.5 के बीच में अंटार्कटिक वृत्त। समझ पा रहे हैं आपको इस पूरे बीच में। अब यहां पर समझिएगा, ये ताप के अनुरूप भी काटेंगे। मैंने आपको बताया अभी आपको कि इसी को हम लोग फिर समझेंगे जलवायु में, लेकिन अभी समझ लीजिए यहीं पर ही। जब हम जलवायु के बारे में समझते हैं तो यहीं पर समझ लीजिए कि जो हमारी अक्षांश रेखा है वो असल में एक लंबवत रेखा, वही वो अक्षांश रेखाओं के बीच में ही, या अगर हम मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा को समझें तो कर्क रेखाओं और मकर रेखाओं के बीच में ही सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही होती हैं। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं के बीच में पड़ रही होती हैं तो बच्चा मेरे यहीं पर बन जाता है उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म, उष्ण कटिबंध का निर्माण होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, तापमान में गिरावट होती है। अक्षांश का विस्तार होने पर तापमान में गिरावट होती है। नियम नंबर
दो। पहला नियम, अक्षांश में ऊपर जाने पर लंबाई में कमी, अक्षांश में ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर या अक्षांशों को के बढ़ने पर तापमान में कमी। नियम नंबर 2, पेन पेपर बाबू साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएगा सारा मामला। पेन पेपर को साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये क्या हो गया, हमारा उत्तर में है तो शीतोष्ण। व्हाट इज शीतोष्ण? शीत प्लस उष्ण, क्योंकि ऊपर क्या है ना, ऊपर तो शीत है ही है, तो शीत और उष्ण के बीच में शीतोष्ण संधि मिल गई, ठीक है ना, संधि। नीचे की तरफ आइए, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध उसी प्रकार, और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे हमको मिल जाएगा शीत कटिबंध। 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में मिलेगा हमें शीत कटिबंध, ऊपरी और दक्षिणी, मतलब उत्तरी और दक्षिणी। समझ में आया, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंध के बारे में हमने क्या देखा कि ये 23.5 से 23.5 दक्षिण के मध्य, उत्तर से 23.5 दक्षिण के मध्य में है। इसी में क्या होता है, भाग में मध्याह्न सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिल्क के ऊपर रहता है। इसी अवस्था में कि वर्ष में एक दिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष में एक दिन सिर आपके ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि उसी क्रम में सूर्य का गमन हो रहा है। असल में सूर्य गमन नहीं कर रहा है, पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सबसे, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंध है ना, हाँ कि ना एवरीवन? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो मैं फिर रिमाइंड करवा दूं आपको, यह है मेरा कोड AB लाइव। क्लास समझ में आ रही हो, एनसीईआरटी यहां पढ़ रहे हैं, डिटेल वहां समझेंगे। एक एक चीज, पेड क्लासेस हैं, होली की लाइव क्लासेस चल रही हैं, डिस्काउंट ताबड़तोड़ मचा हुआ है। आ जाइए, आखिरी मौका है, पता नहीं अगला कब डिस्काउंट मिले आपको। AB लाइव, और ये जो कोड है ना, ये केवल इसी के लिए नहीं है, आप कहीं भाई कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, मेरा कोड यूज करेगा भाई साहब, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। जितना संभव हो सकता है उतना आपको डिस्काउंट, जितना भी पॉसिबल होगा वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कोड यूज करिएगा AB लाइव। आइए, शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 66, उष्ण शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध भी कहलाते हैं इसको, ठीक है ना। आर्कटिक वृत्त के पास और अंटार्कटिक वृत्त के पास, यहां पर मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आएगा। वहां तो आएगा लेकिन इन क्षेत्रों में कभी नहीं आएगा। यहां ना तो अधिक सर्दी होगी और ना तो अधिक गर्मी होगी, सुकून रहेगा। उस केस में क्या होगा, इसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही हैं। हाँ जी, कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है ना, तो कर्क रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के ऊपर क्या मिलेगा हमें? शीतोष्ण, और कर्क रेखा के नीचे हमें क्या मिलेगा? उष्ण। बस, जनसंख्या में बड़ी अहम रोल प्ले करता है ये, ध्यान से रखिएगा। मानव भूगोल में इसको हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि क्या हो रहा है। कक्षा 12 की 12वीं में, हम 12 की जब एनसीईआरटी कर रहे होंगे ना, उसमें मानव भूगोल हम पढ़ेंगे, तो मानव भूगोल में हम लोग बड़े 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 गहन से पढ़ेंगे कि क्या है। लेकिन बेस यही, कल बताया था मैंने आपको ना कि यहां पर, पिछली क्लास में मैंने बताया है ना आपको कि यहां पर हम क्या देखेंगे ना, ये बेस है, वो जरूरी है, ठीक है। अगला, शीत कटिबंध पर अगर हम आए तो ये उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक ध्रुव के बीच में आता है। यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी हमेशा बेंड पड़ रही है, और जब ऐसी घटना घटती है कि जब सूर्य की किरणें बेंड पड़ रही होंगी, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि प्रकाश तेज तो है लेकिन क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र अधिक होगा। दिन और रात की लंबाइयों पर हम यहां पर समझेंगे, ये बात आएगी।
ठीक है ना, दिन और लंबाई पर हम यहां पर समझेंगे। चलिए, तो यहां पर आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? असल में ये वो है समानांतर रेखा और ये है यामोत्तर रेखा। ये असल में समानांतर नहीं है, ये तिरछी रेखाएं हैं। ये तिरछी रेखाएं बनती हैं, ये अवतल होती है, तिरछी रेखाएं बन रही हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी झुकी हुई है, अंदर से मुड़ी हुई है, ये कुछ ऐसी रेखाएं बढ़ती हैं जिसे वृत्ताकार में हम आप संतरे की एक फांक लेंगे उस तरह से निकलेगी ये एक अक्षांश। तो जो बीच का ग्रीनविच वेधशाला के पास से जो निकाली गई जो 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 रेखा है उसी को हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियंस, इसी को हम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री पर, ठीक है ना। तो इसका विस्तार कैसे हुआ? 180 180 है ना, ऊपर का 180 था, बीच में भागा था ना, हमने डिवाइड किया था। तो यहां पर हम क्या समझे कि 0 से 180 पूर्व और 0 से 180 दक्षिण, दोनों की बात हम करते हैं। पूर्व और पश्चिम की अगर हम बात करें, 0 से 180 पूर्व और 0 से 180 देशांतर की गणना की जाती है, जहां पर किसी भी स्थान की एक विशेष स्थिति का ज्ञान हो जाता है। किसी भी एक विशेष स्थिति का आराम से हम वहां पर ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर सूर्य की छाया जो होती है वो मध्याह्न में सबसे छोटी होती है और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्यास्त के समय परछाई सबसे लंबी होगी और मध्याह्न में क्या होगा? सबसे कम। कारण दूरी, ठीक है ना। सीधी रेखा परछाई छोटी, एरिया छोटा, जगह छोटी, जगह छोटी परछाई छोटी। तिरछी रेखा बड़ी। ठीक है, आइए तो हम यहां पर क्या पढ़े कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अक्ष। ठीक है ना। इसीलिए पूर्व में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, पूर्व के स्थानों का गिनवित समय से आगे बढ़ जाता है। अगर 0 डिग्री हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो यहां पर समय बढ़ता है और पश्चिम पर आने पर समय घटता है। इसीलिए 0 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या इसी को हम ग्रीनविच माध्य रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय भी कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। पश्चिम या देशांतर को देखें तो ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट घटा देते हैं, देशांतर के लिए 4 मिनट घटा देंगे। और उसी प्रकार ये इसको हम अब यहां पर समझिएगा भाई, जैसे वहां पर लंबाई कम हो रही थी लेकिन दूरी बराबर थी 111 डिग्री, 111 किलोमीटर की, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दोनों केसेस में क्या हो रहा है? दूरी, लंबाई नहीं, दूरी लगातार कम हो रही है, दूरी कम हो रही है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। ठीक है ना। जहां पर 1 डिग्री में एक देशांतर के लिए हमें लगभग 4 मिनट घटा देना होता है। वैसे ही जब हम पूर्वी देशांतर पर जाते हैं तो ग्रीनविच से पूर्वी पर जाने पर क्या होगा? हम 4 मिनट जोड़ देते हैं, हर डिग्री में हम 4 मिनट जोड़ दे रहे हैं और हर डिग्री में 4 मिनट, सेकेंड नहीं 4 मिनट, और हर डिग्री में हम 4 मिनट
घटा दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं एवरीवन? क्लियर है? आगे तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, समय के अंतर की गणना के लिए इसको हम नापते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोल रहे हैं। 24 घंटे में 360, भाई देखो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। 360 घूमी ना एक बार में, सूर्य का परिक्रमा ये 24 घंटे में लगा रही है, तो कितना घूमा, 360। तो अगर हम इसको 1 घंटे में देखें तो 1 घंटे में कितना घूमी, पृथ्वी की प्रति घंटा घूर्णन गति कितनी हुई, 360 बटे 24 बराबर कितना हुआ, 15 डिग्री प्रति घंटा, मतलब 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में 15। ठीक, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना हुआ, 60 मिनट में 15, ऐसे समझो ना, 15 मिनट 15 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 डिग्री कितना, यस और नो, तो 1 डिग्री बराबर 4, ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय ग्रीनविच के पूर्व 15 देशांतर पर कितना बजा होगा, 15 गुणे 4, क्योंकि 15 डिग्री पर है, कितना होगा, 4 डिग्री का अंतर, 60 मिनट, लगभग 1 घंटा आगे होगा। पूर्व में जा रहे हैं ना, तो 15 डिग्री आगे बढ़े तो 15 चौको 60, 60 मिनट पकड़ेगा, यस। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटे में कितना हुआ, ये पहुंचा समय कितना, 1 घंटा आगे, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा कि अगर हम एक दिन आगे बढ़ रहे हैं तो देशांतर 1 घंटा क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 घंटा पीछे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? चलिए, अब यहीं पर हम क्या देखें, अब अगर हम भारत के संदर्भ में आते हैं तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो ग्रीनविच रेखा है ये समय को बांट रही है। तो हर अक्ष, अब ऐसा क्या हो जाएगा कि एक कोई देश किसी एक देशांतर पर तो होगा नहीं, उसका देशांतर विस्तार ज्यादा होगा। जैसे हमारे यहां है, देशांतरी विस्तार 30 डिग्री का है, 66 से 97 लगभग, सॉरी 68 से लगभग 97, लगभग 30 डिग्री का। अब इस 30 डिग्री का मतलब क्या 30 समय हम लोग लगा के चलेंगे, नहीं, हर मिनट में क्या 4 मिनट आगे होगा, ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, अब उस केस में हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, हमने दोनों का माध्य निकाला और माध्य निकाल कर दोनों के बीच में काट दिया। हमने कहा कि भाई साहब जो जो बीच वाला समय है इसी को हमने कहा कि ये पूरे के पूरे भारत में यही समय माना जाएगा। 82.5 को बोल दिया हमने, 82.5 डिग्री को हमने कहा कि ये मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा। पूरे भारत में, पूरे भारत में यही रेखा में इसी रेखा का जो समय है वही मान्य होगा। कहां कहां से निकलती है, ये निकलती है उत्तर प्रदेश से, ये निकलती है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, कितनी जगह से निकली, 5। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर 82.5, 82.5 डिग्री जा रही है मिर्जापुर से, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जा रही है। ठीक है ना। उसी तरह से हम देखें यहां पर, तो यहां पर हम क्या पा रहे हैं कि अगर हम कुछ जगहों को नापे, यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ जगहों को देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री कहां है, ये आपको दिख रहा है ग्रीनविच, ठीक है ना, 0 डिग्री। और उसी से हम आगे बढ़ें तो 180, 180, इसी के पीछे का पूरा भाग कितना हो जाएगा, 180। ठीक, यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि जहां पर जो हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये बन जाता है कि देशांतर रेखा किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, किन किन स्थानों से गुजरती है। तो यहां पर मैंने आपको एक छोटा सा कोड बना के रखा हुआ है, बुर्किना फासो या बर्किना फासो,
अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और यूके। यूके उत्तराखंड नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम। टेक्स्ट बुक की ट्रिक है, केवल अच्छे समझिएगा, बीएसएफ गेम इन या बीएसएफ गैम इन टोगो किंगडम, बीएसएफ गैम इन टोगो किंगडम। क्लियर, साफ समझ में आ रहा है हमें कि ये 8 जगह ऐसी हैं। कौन कौन सी? बी फॉर बुर्किना फासो, एस फॉर स्पेन, एफ फ्रांस, जी फॉर घाना, ए फॉर अल्जीरिया, एम फॉर माली, ई और इन हटा दो, टी फॉर टोगो, टी हो गया, TOGO पूरा चला गया, और किंगडम का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम। 8 जगह हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ब्राजील, बुर्किना फासो, स्पेन, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, फिर बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, आपका फिर घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ये 8 जगह हैं जहां से होकर गुजर रही है हमारी रेखा। ठीक है, ये अगर देखें तो 8 देश और एक गिनवित क्षेत्र है। कौन कौन सा? क्वीन मॉडलैंड, जो कि एक क्षेत्र है। अगर हम महाद्वीप देखें तो कौन कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, क्लियर? यहां पर मैंने आपको कुछ चीजों को मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक, कुछ देशांतर पॉइंट्स हैं। इसका PDF बाबू आप लोगों को मिल जाएगा। यहां मैंने आपको ये आपको दिख रहा है, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड। 9:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। 9:30 पर हम लोग लाइव जाएंगे, 9:30 बजे हम लोग लाइव जाएंगे, जहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे। पेड कोर्सेज के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड AB लाइव। कल से कोर्स स्टार्ट है, लेट नहीं करना है, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है ज्योग्राफी। कल 20 तारीख से शाम को 6 बजे हम लोग आपको से सीधे मिलेंगे। मैं मिलूंगा आपसे ज्योग्राफी के साथ में डिटेल स्टडी। सबसे पहली क्लास हमारी ओरिएंटेशन है, जिसमें आपको चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। एक एक चीजें को आपको समझना है, डेट लेट नहीं करना है। आइए, तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली, ये सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको मैंने आपको बताया है ये QR कोड पर। ठीक है, आई होप समझ में आया है। कल फिर हम लोग इस टाइम पर मिलेंगे 4 बजे। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।